आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी विषय का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है नैकट्य प्रदान करना। बस जो पूछा था वही आंसर इसमें दिया हुआ है। जितना पूछेगा बस अति लघुत्तरी में आप उतना ही लिखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे जल संचयन के उपयोग। यह वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम करता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं। इसका आंसर है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक है, जिसमें पहला हो जाएगा शिक्षार्थियों को किताबें और वर्दी प्रदान करना, और दूसरा है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराना। तो ये 2 संसाधन हो जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न के 4, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है। बाल श्रमिक किसे कहते हैं, यानी 14 साल से कम के बच्चे जब पढ़ाई छोड़कर काम काज में लग जाते हैं उसको बाल श्रमिक कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण पूछा है कि कारण क्या है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है तथा वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी है। यानी जो भी बच्चे हैं उन गरीबी के कारण बाल श्रमिक बन जाते हैं, वो भी मजदूरी करने लगते हैं, और या फिर उनके घर के जो किशोर या बड़े हैं उनको अच्छा अवसर नहीं मिल पाता है, वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, इसलिए छोटे बच्चे भी कामकाज में लग जाते हैं। तो ये सब कारण हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, फ्रावेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर दिया है, फ्रावेल पहला शिक्षा शास्त्री जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही गई थी। फ्रावेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, और फ्रावेल ने ही किंडरगार्टन पद्धति दिया था, जिसमें वो जो शिक्षक को मालिक कहा, शिक्षार्थी को नन्हा पौधा, और जो पाठशाला है यानी स्कूल को बगीचा बताया। तो इतना ये प्रश्न कई बार फ्रावेल वाला बहुविकल्पी में पूछा हुआ है, और यहाँ पे इसके शिक्षण पद्धति को पूछा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिक्स स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी था, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी देता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। इसका आंसर लिखेंगे, प्रयोजनवाद के 2 गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं। पहले गुण है, उसके बाद दोष है। तो 2 पूछा है, तो पहला गुण हो जाएगा, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था, जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता था। और दूसरा है, प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया। ये 2 गुण हो जाएंगे। उसके बाद है दोष दिया है इसमें। तो दोष में पहला दोष है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं था, यानी उद्देश्य विहीन था। और दूसरा, प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है। तो ये 2 दोष हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 प्रमुख भूमिका बताइए। तो इसका आंसर दिया है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है, विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। और दूसरा, विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। इसका आंसर लिखेंगे, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी
जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। और गांधी जी ने क्या कहा था, 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है तो बच्चों के मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, राज्य से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर लिखेंगे, राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, मल्टीमीडिया क्या है। ये प्रश्न पिछले सेमेस्टर में हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़े थे। तो इसका आंसर दिया है, मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ मल्टी का अर्थ होता है बहु अथवा विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। इसका आंसर लिखेंगे, प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई गई थी। तो स्त्री के लिए यानी प्लेटो का जो क्या मत था, इन्होंने स्त्री और पुरुष यानी दोनों लिंगों को, महिला और पुरुष को समान शिक्षा देने की बात कही और उसकी व्यवस्था भी, उचित व्यवस्था भी की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर दिया हुआ है, भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर, लैंगिक समानता का आशय पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होते हैं, यानी कोई भेदभाव ना हो पुरुष और स्त्री के साथ, महिला और स्त्री के साथ। तो लैंगिक समानता का अर्थ है कि लिंग के रूप में उन पे भेद ना किया जाए किसी भी क्षेत्र में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। इसका आंसर दिया है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा का आशय जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके, यानी उसका सर्वांगीण विकास हो बच्चे का। यही बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसके बाद ये 2022 का दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर। 2022 यानी 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। एक साल एक जो प्रश्न, ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले साल का हम लोगों ने 2023 का पढ़ लिया। इसके बाद है 2022 का। 2022 का पहला प्रश्न है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर दिया है, रूसो का जन्म 8 जून 1712 को जेनेवा में हुआ था। रूसो एक महान दार्शनिक थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। इसका आंसर दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। यानी इसमें जो पूछा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद दर्शन। यही है, एक शब्द में भी लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा एक लाइन में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। तो इसका आंसर दिया है, वैश्विक तापमान वृद्धि का आशय हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर दिया है, जॉन जे काने के अनुसार मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, इसके बाद पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परिधन आवरण से मिलकर बना है, जहां परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढका हुआ है। अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत्ति किए हुए है अर्थात ढके हुए है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। इसका आंसर दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। साथ में इनका जन्म भी याद रखेंगे, ये भी पूछता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर दिया है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ
का अर्थ लिखिए। इसका आंसर दिया है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है, या सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इसी का अर्थ है सार्वभौमिकरण। इसका मतलब हुआ सार्वभौमिकरण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, बौद्ध शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी बौद्ध कालीन शिक्षा। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवज्जा संस्कार। बस आप इतना याद रखिएगा कि जब बच्चे जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से उनकी एंट्री होती थी मठों में। तो और ये पूछता है कि किस शिक्षा से रिलेटेड है, तो बौद्ध शिक्षा से, याद रखिएगा। ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ भी है। प्रश्न संख्या 25 है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, शिक्षा का सामान्य व मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों, सामुदायिक माध्यमों और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। इसका आंसर होगा, जनसंचार के प्रमुख साधन दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, समाचार पत्र तथा इंटरनेट है। जनसंचार इसे कहते हैं कि मतलब अपना संचार, अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? दूरदर्शन है, रेडियो है, सिनेमा, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो इसका आंसर लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे। यहाँ पे वास्तविकता है, वास्तविकता में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। इसके बाद है अगला 2020 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2021 में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसका पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र काशी तक्षशिला है। प्रश्न संख्या 32 है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, पहला, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना है। और दूसरा हो जाएगा, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। तो ये 2 हो जाएंगे इनके उद्देश्य। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा। प्रश्न संख्या 34 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। उप यानी पास, उप का अर्थ होता है पास और नयन यानी ले जाना। नयन का अर्थ होता है ले जाना और उप का अर्थ पास, अर्थात गुरु के समीप ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। वैदिक काल में जब बच्चे को पढ़ने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था तो उसको उपनयन संस्कार कहते थे। और ये वैदिक काल से रिलेटेड है। ये प्रश्न पूछा हुआ है बहुविकल्पी में, उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? तो वैदिक काल से। और इसके पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो गया है, बिल्कुल नहीं पूछा था सेम, लेकिन इसे पूछा था कि जो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है वैदिक काल में। तो वहाँ पर हम लोगों ने 2023 में पूछा हुआ था, तो आंसर इसका बताया था। और यहाँ पे पूछा है कि इसका अर्थ क्या है, और बहुविकल्पी में पूछा है कि उपनयन संस्कार किस काल से संबंधित है, तो वैदिक काल हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? इसका आंसर हो जाएगा, अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दों पर सरकार ने नीति घोषित की, जो कि
बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 में घोषित की गई। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इनके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचे, यानी जो सवर्ण थे, यानी जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, केवल शिक्षा उनको दिया जाए और वो छन करके ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, यानी सभी लोगों तक पहुंच जाए। इसको निस्यंदन का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत और छनाई का सिद्धांत 3 नाम से जानते हैं। और ये बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा हुआ था कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया, तो लॉर्ड मैकाले, और यहाँ पे भी पूछा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो की प्रमुख रचनाएं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिंपोजियम आदि प्रमुख हैं। तो ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला, निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, और दूसरा, सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्व सुलभ बनाना जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए खोला गया है और 6 से 8 तक की जो बालिकाएं होती हैं इनकी शिक्षा होती है, और ये आवासीय विद्यालय होता है, वहाँ बालिकाएं रह के शिक्षा ग्रहण करती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो इसका आंसर है भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक एनसीटी करती है। यह संस्था देश में शिक्षा के नियोजन और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे शिक्षा की परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर दिया है शिक्षा के निम्नलिखित 2 उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, और दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर दिया है ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवाकर 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं, यानी जो अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना बीच में ही छोड़ देते हैं उसी को ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन निम्न हैं। पहला, असहयोग आंदोलन, दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देनी चाहिए, और दूसरा है फैक्ट्री और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि फैक्ट्री और कारखाने जब नदियों के पास रहेंगी तो उससे जो कचरा निकलता है तो बहा दिया जाता है नदियों में, जब दूर रहेगा तो उसका उचित निपटारा होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो आंसर है इसका 4 नैतिक मूल्य निम्न है। पहला है निष्पक्षता, दूसरा है सम्मान, तीसरा है ईमानदारी, चौथा है सत्यता। इसके बाद है 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 का पहला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? यानी ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले ये पढ़ चुके हैं अभी हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसे वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य दिल्ली से होता है। प्रश्न संख्या 48 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, यानी कौन होता है? इसका आंसर लिखेंगे ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम सरपंच अर्थात ग्राम प्रधान होता है, यानी जिसे मुखिया भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, बौद्धिककालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। इसका आंसर दिया है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा है चरित्र का निर्माण करना, तीसरा है मोक्ष की प्राप्ति, और चौथा व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न संख्या 50 है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ
बताइए। तो इसका आंसर दिया है बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास कर सके। और बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न संख्या 51 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है? इसका आंसर है छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु टेलीविजन, चलचित्र, रेडियो, टीवी तथा इंटरनेट आदि है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न के 53 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके पहले देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर पढ़ने से कितना लाभ है। प्रीवियस ईयर से सेम प्रश्न रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल। इसके बाद है, इसका उत्तर दिया है सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता तथा मानवता इत्यादि मानवीय मूल्य है। और प्रीवियस ईयर से कॉन्फिडेंस भी आता है। सेम प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पिछले साल में कैसे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसी से मिलते जुलते आएंगे हमारे पेपर में भी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है जल संचयन का मूल सिद्धांत बारिश के पानी को तालाबों और छोटे जल स्रोतों से जमा करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। तो इसका आंसर दिया है जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, पहला उपाय है। और दूसरा है नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। और तीसरा है नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। और चौथा है नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? तो इसका आंसर लिखेंगे वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो इसका आंसर है भारतीय परिवेश में बालिकाओं के विषय में शिक्षा की पृष्ठभूमि अत्यंत ही संघर्षों से परिपूर्ण रही है। भारतीय संस्कृति की पितृसत्तात्मक विशेषताएं बालकों की तुलना में बालिकाओं को विकास की कम अवसर प्रदान करती है, परंतु अब बदलते परिवेश में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही हैं। तो ये बालिका शिक्षा का अर्थ है कि नहीं बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं को भी शिक्षा हर जगह समान मिले। अब बालिकाएं भी हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। यह शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती। यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों तथा जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी ये अनौपचारिक शिक्षा बहुविकल्पी में भी आया था और अनौपचारिक भी आया था, औपचारिक भी आया था। अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, लचीला होता है पाठ्यक्रम, और इसमें कोई निश्चित समय भी निर्धारित नहीं होता है, निश्चित पाठ्यक्रम भी निर्धारित नहीं होता है, निश्चित स्थान भी निर्धारित नहीं होता है। यानी अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे घर पर दी जाने वाली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, समय भी निर्धारित रहता है और स्थान भी निर्धारित रहता है। जैसे स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा भी आ जाता है, जो डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं, जैसे इग्नू कराता है इंडिया में, और यूपी में राजर्षि टंडन विद्यालय है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये है अंतर और इसका उद्देश्य यही है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है ये जॉब करते हुए भी कोई भी पढ़ सकता है, और इसको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है अनौपचारिक शिक्षा को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर है दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्व अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से गुणवत्तापूर्ण मूल्य को शैक्षणिक अनुभव सृजित करने की प्रक्रिया है। जो ये दूरस्थ शिक्षा है, सेम अगर जो आप ये पूरा आंसर सेम टू सेम अगर जो ऊपर वाले में भी लिख देते हैं तब भी सही होगा। दोनों का सेम आंसर लिखेंगे तब भी सही होगा, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। और ये भी ठीक है, आप बदल के भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी इसमें आप ऊपर वाले में लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 60, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचले पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। अतः शिक्षा की सुलभता और पर्याप्तता का
किसी भी समाज के विकास में योगदान होता है और वह सामाजिक ढांचे को बनाए रखता है। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। 2017 का पहला प्रश्न है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। ये किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत कहा गया और फ्रॉवेल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रॉवेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे पौधे के समान हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद समाज में व्याप्त रूढ़ियों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, अंधविश्वासों आदि में कोई आस्था नहीं रखता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सुकरात है। तो इसका आंसर दिया है यूनानी दार्शनिक एवं शिक्षाविद सुकरात को प्रश्न शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। इसी को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर दिया है प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम यानी भौतिकवाद किसको कहते हैं, भौतिकवाद के अन्य नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मान्यता है, की ही यहाँ पे कौन है की ही वास्तविक मान्यता है। यह मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणाओं को नहीं मानता है। प्रश्न संख्या 65 है, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। इसका आंसर है फ्रॉवेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। इनका फेमस लाइन है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये सीटेट में पूछता है, यूपी टेट में पूछता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 66, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे समाज के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा समाज के शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। दूसरा, बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तीसरा, संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और चौथा है बच्चों को नैतिक जानकारी प्रदान करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के का होता है। तो इसका आंसर दिया है बाल अपराध के निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं। पहला है गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है अशिक्षा, चौथा है जागरूकता की कमी और पांचवा हो जाएगा सामाजिक वातावरण यानी उनका खराब वातावरण में जो पलते हैं बच्चे वो अपराधी की तरफ चले जाते हैं, नहीं अपराध करने लगते हैं, अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है छठवां है मानसिक महत्वाकांक्षा। तो ये सभी कारण हो जाएंगे बाल अपराध के, इसी को बिंदु कहते हैं, यानी बाल अपराध के बिंदु हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 70 है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ये बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो जोनाथन डंकन ने किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 71, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर है मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश की। कोई यहाँ पे छूट गया है, को पेश की लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 72, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति सन 1854 में घोषित की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। इसका आंसर हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्ग के लोगों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए किसी विशेष आयु वर्ग पर अधिक दबाव डालने की बात कहना उचित नहीं होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो पूरा कथन है प्लेटो का है। आप पूरा पहले एक बार कथन लिख लेंगे, उसके बाद लिख देंगे कि यह प्लेटो का कथन है। जैसे कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन महान दार्शनिक प्लेटो का है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष माना गया है। यानी जो प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में माना गया। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसके बाद उसका एडमिशन क्लास 1 में होता है, यानी कक्षा 1 में होता है। इसके पहले वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, यानी 0 से पहले नर्सरी में, फिर LKG UKG, ये नर्सरी आंगनबाड़ी में पढ़ता है। इसी के लिए इसको बनाया गया है। उसके बाद से जब प्राथमिक शिक्षा उसको 1 से माना गया है, जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो उसको कक्षा 1 में एडमिशन होता है। तो इसकी शुरुआत 6 वर्ष में मानी गई है। इसका आंसर लिखेंगे आप। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें पहला प्रश्न है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो इसका आंसर लिखेंगे, टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न के 77 है, फ्रावेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसका आंसर लिखेंगे, फ्रावेल का प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, दूरस्थ शिक्षा का कोई 2 विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा है, यानी अप्रत्यक्ष मतलब सामने से नहीं होता है, टीचर इसमें सामने से नहीं पढ़ाता है बिल्कुल। ये अप्रत्यक्ष रूप से या तो मोबाइल से पढ़ते हैं या फिर आप बुक से पढ़ सकते हैं, और पत्राचार के माध्यम से इसमें सामग्री घर पे पहुंच जाती है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य से लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मल्टीमीडिया क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका आंसर दिया है, अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। इसके पहले हमने आपको बताया है कि इसमें न निश्चित समय पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना कोई समय निर्धारित होती है, ना स्थान निर्धारित होता है, यानी घर पे ली जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81, मल्टीमीडिया क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों व श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 82, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें। और दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसमें लगभग सभी प्रश्न आप किसी भी साल का जो पेपर उठा के देखिए, ऊपर से और जो सारे पेपर आप सॉल्व कर दे रहे हैं, 2016 का सॉल्व करेंगे तो सारे प्रश्न मिल जाएंगे पीछे से ही। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्टे, हीगल तथा फ्रावेल आदि हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 84, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो देखिए प्रीवियस ईयर से कितना लाभ है। प्रश्न संख्या 85 है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? इसका आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कब पूछा था? तो 22 दिसंबर 1901 को। और कहाँ? तो कोलकाता के वीरभूमि जिले में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना। और दूसरा, यानी जनसंख्या पे नियंत्रण करना, बच्चे यानी अपनी उनकी सताने कम हो, हम दो हमारे दो जैसे नारा दिया गया है ना, उस तरह की बातें इसमें इससे ये सब जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और दूसरा है, जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87 है,
पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछनित सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। यानी किसी भी प्रकार से पर्यावरण में अशुद्धियों का मिलना, अवांछनित सामग्री, इसी को कहा गया है ना, तो उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 88 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, जिसको वर्धा योजना भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 90, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। राज्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर लिखेंगे राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन संस्कार के अधीन हो। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए इसमें लगभग 2-3 प्रश्नों को जोड़कर सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे लेट्स लर्न शिक्षा 1, तब भी आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सभी विषय का लिंक जो PDF है टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं और सब फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।